कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान मिलेगा तो उसकी वैल्यू या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। एक याद रहोगे कि वैल्यू ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जिससे आपने स्टार्ट लिया था, ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products। चाहे आप जिस कंसंट्रेशन भी शुरू करोगे रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को, केसी की वैल्यू वहीं रहेगी जब तक आपने टेम्परेचर चेंज ना किया हो। फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक स्टूडेंट ने शुरू किया कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना। तो उसने इधर कंसंट्रेशन सपोज लिया था कि ये लिया था 3 मोलर, ये लिया था 1 मोलर, ठीक, और आखिरकार केसी की वैल्यू कैलकुलेट की। दूसरा स्टूडेंट जो है वो इसी 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको 2 मोलर और 2 मोलर से स्टार्ट लेता है, तो उसने भी केसी की वैल्यू कैलकुलेट की। तो दोनों की केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी जब तक आपने टेम्परेचर चेंज ना किया हो, ठीक। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ equilibrium constant varies with change in temperature। टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, एक पॉइंट याद रखें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें अगर हम डिक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा, केसी वैल्यू विल इंक्रीज, केसी इंक्रीजेस, और उस टेम्परेचर पे उसकी एक नई वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर इसके बरक्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो केसी की वैल्यू कम होगी। ये हुआ टेम्परेचर। आपने इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केसी की वैल्यू इंक्रीजेस। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो केसी की वैल्यू डिक्रीजेस। जबकि एक्सोथर्मिक में डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम करेंगे
तो अब वही केसी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1/kc हो जाएगा, यानी इन्वर्स होगा। तो kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन is inverse of kc for backward reaction, is inverse of kc for backwards reaction। अच्छा, देखते हैं इसको यूं समझें। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हो रहा है कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और हमें मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चूंकि हम प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो अब हम जो रिएक्शन लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन केसी जब हम लिखेंगे तो केसी का फॉर्मेट यूं होगा कि केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय molar concentration of sulfur dioxide raised to power 2 into molar concentration of oxygen। और सपोज करें कि हमने टेम्परेचर बरकरार रखा है और इसकी वैल्यू हमें मिली 9.3 सपोज। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन के लिए इसको करेंगे तो मीन्स के सल्फर ट्राइऑक्साइड अब यहां लिखा जाएगा SO3 2SO3 फॉरवर्ड जाके 2SO4 SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस और बैकवर्ड U। अब हम जब इसके लिए KC लिखेंगे तो KC हो जाएगा KC इज इक्वल टू molar concentration of sulfur dioxide raised to power 2 molar concentration of oxygen divided by molar concentration of sulfur trioxide raised to power 2। अब इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी तो ये 1/93 9.3, यानी इससे जो आंसर आएगा वो बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो मीन्स कि अगर केसी फॉरवर्ड रिएक्शन से हम मालूम करेंगे केसी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू केसी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। होप पॉइंट आपकी समझ में आ गया है। यानी इसी एग्जाम्पल को देखें, अगर कोई हमसे कहे कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है और इस टेम्परेचर पे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 9.3 है, तो बताएं कि अगर हम ये रिएक्शन रिवर्स करें तो वैल्यू केसी की वैल्यू को क्या होगा। तो हमने रिएक्शन रिवर्स किया, जब रिएक्शन को रिवर्स किया तो केसी का फॉर्मेट भी रिवर्स हुआ तो केसी की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। तो 1/9.3 ये अब इसकी वैल्यू होगी। 1/9.3 अगर हम डिवाइड करेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 9.3, सो वी विल गेट 0.107। ठीक, तो उसी वैल्यू जो फॉरवर्ड की वैल्यू थी उसको इन्वर्स कर दो, 1 पे डिवाइड कर दो 1 द वैल्यू, तो इस तरह से आपको उसका आंसर मिलेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन से केसी ये था तो बैकवर्ड के लिए क्या होगा। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। नेक्स्ट जो है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट shows the extent
ऑफ रिएक्शन। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस आके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब हमने प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल करने होंगे तो केसी की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पे अब प्रोडक्ट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं। तो वो ऐसे पता चलता है कि केसी का जो फॉर्मेट है, केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू मिल गई है 6.9, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता। अब इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता ये चलता है कि रिएक्टेंट्स रेशो प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट्स अगर 1 मोलर होंगे तो उनके मुकाबले में प्रोडक्ट 6.9 मोलर मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड मिलेगा। अब अगर ये आगे पीछे होते, रिएक्टेंट ज़्यादा होते, प्रोडक्ट कम होते, तो फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जिन कंडीशन से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से केसी हमें एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन बताता है कि अब ये रिएक्शन किस हद तक हुआ है। नेक्स्ट जो है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं ला सकता, ना इंक्रीज कर सकता है ना डिक्रीज कर सकता है। जस्ट कैटलिस्ट क्या करेगा, reduces the time to attain equilibrium। एक रिएक्शन है, उसकी केसी की वैल्यू सपोज करें कि 7.4 थी और ये वैल्यू हमें मिली 10 मिनट के बाद। फिर हमने एक और रिएक्शन, वही रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर वहीं रखा, तो केसी की वैल्यू फिर भी 7.4 होगी, बट हमें मिलेगा लेस टाइम में ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो कैटलिस्ट जस्ट वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का टाइम कम करेगा, इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं लाएगा। नेक्स्ट जो है वो कि इक्विलिब्रियम depends upon the stoichiometry of the equation। तो Kc या equilibrium constant depends upon the stoichiometry of the reaction। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लग जाएगा और इधर भी 2 लग जाएगा। अब इसके लिए जो Kc होगी तो Kc इज इक्वल टू molar concentration of sulfur dioxide raised to power 2 into molar concentration of oxygen divided by molar concentration of sulfur trioxide। लेकिन अब अगर यही इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाए कि SO3 when decomposes gives sulfur dioxide and half O2। अब इसके लिए जो Kc होगा तो Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड
into molar concentration of oxygen power 1/2 divided by molar concentration of sulfur trioxide। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से आंसर जो आएगा वो डिफरेंट होगा और यहाँ से जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करेगा अपॉन द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टाइक्योमेट्री ऑफ द इक्वेशन या रिएक्शन। तो ये थी कुछ चीदा इंफॉर्मेशन जो हमें केसी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी जो हमें इनसे मिल सकती हैं।